अल्ताफ हुसैन के बाद एमक्यूएम हमारी है, बड़ा झगड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध के लिए कौन से ओहदे का इंतखाब किया है, खबर यह भी शामिल होगी। फारूक सत्तार अब फ्रंट पर होंगे। इमरान खान एक और खत क्यों लिखने वाले हैं, जबान बंदी पर क्या बात होने वाली है, और फिर खान का एक और खत किसके लिए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र के साथ। और इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूं, हर बार आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वक्त को अपने हाथों में लीजिए और गुलामी से निजात का बेहतरीन तरीका यह है कि अपना डर ख़त्म कीजिए। और डर ख़त्म करने का तरीका यह है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहादुर बनकर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से और अहम खबरों की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले आपको यह बात बताई थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम नजर आ रही है। एक वो एमक्यूएम पाकिस्तान है कि जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गवर्नर सिंध के साथ मौजूद है, और एक वो है जो पीएसपी का फैक्टर मौजूद है। हमने इस हवाले से तफसीलन जो बातें बताई थी उसको जरा सा आगे बढ़ाते हैं ताकि अब जो नई डेवलपमेंट हुई है और जो नई तहलका अंगेज खबरें आई है वो हम आपको बताते हैं। हमने अपने 8 तारीख के प्रोग्राम के अंदर, यानी कि 8 तारीख को जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमने आपको बहुत सारे अहम इंकशाफात किए थे। पहले ज़रा सा मैं आपको वो बता दूं और उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और हमारी जादूगरनियों ने जो आपको बड़ी बड़ी खबर लेकर आई है वो सारी की सारी मैं आपको बताता हूं। हमने 8 तारीख को जो प्रोग्राम किया था उसमें यह बात वाज़े तौर पर बताई थी कि एक खास ग्रुप जो कि पीएसपी से ताल्लुक रखता है वो एमक्यूएम के बहादुराबाद दफ्तर के अंदर आया था और दफ्तर के अंदर आकर उन्होंने खास तौर पर कामरान टेसोरी के खिलाफ नारेबाजी की थी। और इस नारेबाजी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो नोटिफिकेशन एक आया था कि जिसमें मुख्तलिफ ओहदे दिए गए थे वो हमने आपको तफसील के साथ बयान किया था। और उसके बाद हमने आपको यह बताया था कि यह इख्तलाफ कहां पर मौजूद है। अब क्या हुआ, जब हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था 8 तारीख को तो उस वक्त तक ये सूरत हाल थी कि बहादुराबाद के अंदर पीएसपी के लोगों ने, जो पीएसपी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने वहां पर नारेबाजी की थी। अब उसके कुछ देर के बाद सूरत हाल बदलना शुरू होती है और फिर रात तकरीबन 10:30 11 बजे के करीब ये बैनर्स आप देखिए, ये फुटेजेस आप देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें खवातीन आती हैं और खवातीन आने के बाद वहां पर नारेबाजी करती है और उनके हाथ में जो प्ले कार्ड्स रखे हुए हैं उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मुस्तफा कमाल गद्दार। सोचिए, एक वक्त था कि एमक्यूएम लंदन का जब फैसला आया था, कौन सा वाला फैसला, कि जब एमक्यूएम लंदन के खिलाफ एक फैसला आया था प्रॉपर्टी के हवाले से, तो एमक्यूएम लंदन से, अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बहादुराबाद के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया था और उनके ऊपर बाकायदा लाठी चार्ज से लेकर डायरेक्ट मारधाड़ तक उनके साथ हुई थी। ये अभी की बात है। लेकिन अब मुस्तफा कमाल साहब और अनीस खान खानी साहब के खिलाफ बाकायदा बैनर्स लेकर खवातीन एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर नहीं है बल्कि दफ्तर के अंदर मौजूद है और वो ये प्रोटेस्ट कर रही है। तहलका मच गया। सुबह गवर्नर गो के नारे, शाम को ये मुजाहिरा। तो वाज़े तौर पर दोनों ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव थे। हमने जादूगरनी को दौड़ाया और जादूगरनी को दौड़ाकर कहा कि ये तो कहा जा रहा था कि रात को मीटिंग हुई थी, मामला तय हो रहे हैं, अब ये क्या हुआ था। उसके बाद ही एक प्रेस रिलीज जारी होती है, उसके बाद एक बयान जारी होता है तर्जुमान के नाम से कि ये जिन्होंने भी मुजाहिरा किया था, जो पीएसपी के वाले फैक्टर के बारे में जो कह रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये बात वाज़े तौर पे थी क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से ये आना कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये होगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात भर मीटिंगों का सिलसिला जारी रहा। रात गए फारूक सत्तार साहब और कामरान टेसोरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाले अलग मौजूद थे, मुस्तफा कमाल, अनीस खान खानी वाले अलग मौजूद थे। ये मीटिंग का सिलसिला इतना ज्यादा जरूरी था कि मैं जानबूझ के खबर की तलाश में निकला रात को 2 बजे, 8 और 9 तारीख की दरमियानी शब रात को 2 बजे। मुझे ये मालूम हुआ कि कामरान टेसोरी साहब आ रहे हैं एक मुशायरे के अंदर।
हम यकीन मानिए खबर की तलाश में हम रात को 2 बजे वहां पहुंच गए तो हमें मालूम हुआ कि अब तक वो नहीं आए हैं, जबकि मुशायरे का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहा था। करीबन कोई 2:30 बजे के बाद 2:45 के करीब करीब एक प्रोटोकॉल लगता है और वो लोग आते हैं। अब मैं देखता हूं कि कामरान टेसोरी साहब और फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद होते हैं। पहली खबर तो ये वाज़ेह हो जाती है कि फारूक सत्तार साहब और कामरान टेसोरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब साथ हैं और उनके साथ MQM यानी PSP वाला जो फैक्टर था उनके लोग मौजूद नहीं थे। अब मैं इंतजार में ये रहा कि शायद कोई वक्त मिल सके और मैं ज़रा सी खबर की तलाश में आगे की तरफ बढ़ सकूं और इनसे बात कर सकूं, लेकिन प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा था कि मैं बात नहीं कर सका। और रात 3:30 बजे जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो उस वक्त तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में और तमाम जगहों पर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने लगे हुए होते हैं। अब यहाँ से खबर एक और आती है। अब वहां से रात गए, मुझे मालूम होता है कि कल सुबह यानी कि 9 तारीख की दोपहर के वक्त 3:30 बजे अराकीन असेंबली का यानी कि जो MPS हैं उनका एक इजलास बुलाया गया है। कितने बजे? 3:30 बजे, इतवार का दिन 9 फरवरी। सही। अब मैं उस खबर की तलाश में निकलता हूं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और ऐसे ऐसे राज से आपको पर्दा उठाऊंगा कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन आया था इसके मुताबिक MPS के जो मामलात हैं उसके लिए उसकी कमेटी की जो सरबराही है वो किसके पास है? कामरान टेसोरी के पास। यानी कि कामरान टेसोरी को अगर वो नोटिफिकेशन सही है जिसके मुतालिक फारूक सत्तार ये बयान दे चुके हैं कि ये नोटिफिकेशन सही है, जिसके मुतालिक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान आया कि नोटिफिकेशन सही है, ये फेक नहीं है, अगर ये सही बात है तो इसका मतलब है इस कमेटी का इजलास जिसको सदारत करनी थी इतवार के रोज 3:30 बजे वो थे कामरान टेसोरी। सही है। अब अगले दिन सुबह ये खबर चलनी थी। उसी दौरान एक खबर चलना शुरू हुई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कि जनाब एक पैगाम चलना शुरू हुआ। सुनिए जरा ये। अल्ताफ हुसैन के बाद ये MQM किसी की है तो हमारी है MQM। अगर इस अल्ताफ हुसैन के बाद MQM का कोई दावेदार है तो यानी इस कायम खानी दावेदार होना चाहिए। इसमें मुस्तफा कमाल साहब ये कहते हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन के बाद किसी की MQM है तो वो हमारी है। सही है। ये बयान पुराना है। अब वो एक अलग बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये MQM उनकी नहीं रही, उनसे ले ली ना, इन लोगों ने ली थी ना। सही है। तो अब उनके बाद इनको MQM कैसे मिलेगी? खैर अब तो बात बहुत है, ये तो उसी वक्त के फैसले। लेकिन खैर अब मुस्तफा कमाल वाला विंग जो है वो भी एक्टिव था कि अब क्या किया जाए। 3:30 बजे मीटिंग की कॉल थी और प्रेजेंस देना जरूरी थी। हम इंतजार करते रहे, इर्द गिर्द अपनी जादूगरनियों को दौड़ा के रखा और हर सूरत में हमें मालूमात चाहिए थी, हमें चाहिए था कि हम इसकी मालूमात ले सके। 3:30 बजे अराकीन असेंबली आते हैं और उसमें MQM से ताल्लुक़ रखने वाले और PSP वाले MPS भी आते हैं। हम दरवाजे की तरफ मुंतज़िर रहे कि ये पता चले कि अब इस इजलास की सदारत कौन करेगा, क्योंकि ये कमेटी तो दी गई है किसे? कामरान टेसोरी को। अब कामरान टेसोरी का हम इंतजार कर रहे थे कि वो आते हैं नहीं आते, लेकिन आए हैं फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार ने ऊपर की मंजिल में मीटिंग लेना शुरू की। यानी कि अब आप मेरी रात वाली बात को जहन में फोकस रखें कि रात को कौन दोनों साथ आए थे? कामरान टेसोरी साहब और फारूक सत्तार साहब। अब मामला यह था कि वो वहां पर मीटिंग लेना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि कामरान टेसोरी के ही कहने पर फारूक सत्तार साहब ये मीटिंग ले रहे होंगे। ये मीटिंग शुरू हुई। अब ये मीटिंग शुरू हुई तो नीचे कुछ PSP से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हुआ। 4, 5, 6, 8, 10 लोग आ गए और अनीस कायम खानी आते हैं वहां पर। अब अनीस कायम खानी उस मीटिंग में बमुश्किल 5-10 मिनट शिरकत करते हैं और फिर वो नीचे दीगर मामलात में चले जाते हैं। दर हकीकत अनीस कायम खानी इस वक्त दोनों जगहों पर आ जा रहे हैं, यानी कि उस मीटिंग का भी हिस्सा रहे ताकि वो जगह ना रहे और ये भी रहे। फिर उसके बाद जब ये मीटिंग खत्म हो गई, फारूक सत्तार साहब जा चुके, तो उसके बाद और ये मीटिंग खत्म हो गई थी, MPS निकल गए। उसके बाद शाम और रात के दरमियान में, यानी शाम हो चुकी थी और रात हो रही थी, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आते हैं, उनकी आमद से पहले ही PSP से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके लॉयल होते हैं वो तमाम के तमाम वहाँ लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। एक शख्स जो कि पहले MQM में था, फरहान तैयब, वो भी जो कि COC के बड़े अहम रुकन थे, वो भी उसमें शामिल होते हैं। अब कुछ लोग जो कि PSP से ताल्लुक़ रखते थे वो उस तरफ चले गए। सही। और MQM से भी कुछ ताल्लुक़ रखने वाले उस तरफ चले गए। जो कुछ लोग PSP से ताल्लुक़ रखते थे वो MQM के उस धड़े की तरफ आ गए। मैं क्योंकि वाज़ेह तकसीम आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब एंट्री देते हैं, सहाफ़ी वहीं पर खड़े हुए होते हैं। सहाफ़ी उनसे पूछते हैं कि जनाब आप इख्तलाफात का शिकार है,
आप कैसे आए? उन्होंने कहा भाई हमारा ऑफिस है। बहरहाल वो कहते हुए अंदर चले गए। अंदर के एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर चंद लोग मौजूद थे, उसमें अनीस खान खानी मौजूद थे और 12-13 लोग मौजूद थे। ये काबीना अलग चल रही है, वो काबीना अलग चल रही है। इधर इन्होंने कुछ फैसले इन्होंने सारे बताया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो मुख्तलिफ बातें, वो तफसील में मैं नहीं जाना चाह रहा, उसके बाद मैं आपको सूरत हाल दे रहा हूँ। ये सारी सूरत हाल से गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इस बात को देख रहे थे और जो अहम फैक्टर था कि यहाँ पर क्या मामला होंगे। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब जब बाहर आते हैं तो मुख्तसर उनकी गुफ्तगू होती है। ये गुफ्तगू निहायत अहम है। इस गुफ्तगू में दो पहलू थे। एक तो उन्होंने इख्तलाफात पर कोई बात नहीं की, जी आ गए हल हो जाएंगे, लेकिन अगर हल होते तो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होते। वो तमाम लोग मौजूद नहीं थे और ये मामला हल नहीं हुआ है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो गुफ्तगू है उसे बाद में काट कर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से चलाया। उन्होंने दो पहलू पर एक बात की। उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरा हुआ था कि जनाब ये वीडियो का दौर है, लोगों ने वीडियो बनाकर चला दी। अच्छा, इन्होंने इस पर बात नहीं की कि जो लोग गो कामरान टेसोरी गो गवर्नर का नारा लगा रहे थे उन पर उन्होंने कहा कि जी वो तो वीडियो का वक्त था, लेकर चले गए। लेकिन जो उनकी बात का अगला पहलू था वो जरा सुनिए। कोई 10-12-15 खवातीन और बच्चे कोई बेचारे आए, अब वो यहाँ ऑफिस खुला होता, ये जो है वो मजमा होता, खुदा ना खास्ता जो लाने वाला उसको उस वक्त ले आता तो कितनी बड़ी परेशानी होती। और जो कल हम नहीं थे यहाँ पे, कल वो जो जिम्मेदार और वो भाई वो कोई अनो जो ऊपर जो कमरे में हुआ है सारा, वो कोई कारकुनान जिम्मेदारान एक जो है वो अपनी वजाहत चाह रहे थे कि भाई ये जो कमेटियां बनी हैं या जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये इसका फैसला जो है वो कहाँ से हुआ। चूंकि हम लोग मौजूद नहीं थे और वो यहाँ पर जो है वो कोई अनीस भाई नहीं थे, खालिद भाई नहीं थे, मैं नहीं था, फारूक भाई नहीं थे, तो वो थोड़ा सा जो है वो आजकल वो वीडियो बनाने का जो दौर है तो उसकी जो है वो वीडियो बन गई। ये नॉर्मल पार्टी के अंदर में आपस की गुफ्तगू है सारी चीजें। आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि खवातीन वाले मुजाहरे के वक्त यहाँ लोग मौजूद नहीं थे। इसे जो एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने चलाया कि ये थ्रेड है, धमकी है कि अगर यहाँ लोग मौजूद होते तो क्या होता इन खवातीन के साथ। उन्होंने उसको इस तरीके से चलाया कि जनाब ये मामला इस तरीके से चल रहा है। मामला संगीन हो गए, रात गए, फिर राब्तों का सिलसिला हुआ। अनीस खान साहब दोनों जगह आ रहे हैं लेकिन इस वक्त बात उनकी तस्लीम नहीं की जा रही है, उस तरीके से बात नहीं सुनी जा रही है। सही है। अब कौन किसके साथ है ये इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला हुआ है। फिर साथ ही साथ अब ये मामला चल रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, यानी इतवार के रोज ही दूसरी तरफ क्या मामला चल रहा था वो भी बड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एमक्यूएम से लोग टूटकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए और उसके लिए बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया गया। फुटेज देखिए। इसमें कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सईद गनी और सिंध के सदर निसार खोड़ो भी मौजूद थे। वहां जाहिर तकारीर हुई। तकारीर के बाद सहाफ़ियों को भी सवालात पूछने का मौका दिया गया। वहाँ सईद गनी साहब जो कि एमक्यूएम पर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और जाहिर है उनकी भी सियासत है। जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एमक्यूएम के खिलाफ नहीं बोलेगी और एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगी, अंदर से चाहे जो भी मामला हो, लेकिन वो ज़रूरी था। सईद गनी साहब ने कहा कामरान टेसोरी के हवाले से कि कामरान टेसोरी साहब को तो कोई DIG का PRO, एक तो DIG होता है, यानी उन्होंने ओहदा भी क्या दिया, DIG का PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक ओहदा होता है। सही है, वो भी ना रखे। वो अगर रह सकते हैं तो उधर रह सकते हैं, बाकी उनके अपने ताल्लुकात हैं, उनके अपने मामलात हैं। उन्होंने कड़ी तनकीद की। एक चूचू का मुरबा है जिसको जोड़ा गया है और इनके अंदर इख्तलाफात पहले भी थे, वो खुलकर पहली मरतबा सामने आए तो वो कोशिश करें उसको सीधा करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को जो इंटरनल उनके रिफ्ट्स हैं या उनके ऊपर जो उनकी जो मुखालफत है पार्टी के अंदर, वो उसकी तरफ तवज्जो दें बजाय उसके कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों की तवज्जो किसी और तरफ। जहाँ तक DIG ट्रैफिक बनने का उनको शौक है तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी उम्र गुजर गई है। उसके लिए पहले वो एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, फिर प्रमोशन होते हैं, फिर बंदा जाके DIG बनता है। तो DIG तो नहीं बन सकते, कोशिश करें DIG के एडवाइजर लग जाए। उन्होंने एमक्यूएम पर भी कड़ी तनकीद की। फिर अली खुर्शीदी साहब ने एमक्यूएम पर बयान दिया। तो एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान अपने यहाँ पर इख्तलाफात का शिकार है, दूसरी तरफ ये मामला चल रहे हैं तनाव के। ये इतवार का बता रहा हूँ, फिर पीर पर मैं अभी आता हूँ। बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ मैं आपको, जरा सहन में रखिएगा। इतवार को ये मामला सारे चलते रहते हैं, सही है। और एक तरफ एमक्यूएम आपस में लड़ती रहती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके खिलाफ बयानात दाग देती है, कामरान टेसोरी साहब को हिट करती है, और तीसरी तरफ जो है एक और मुहिम तेजी पकड़ती जाती है और वो है कराची का इस वक्त सबसे अहम इशू कि जिसमें डंपर माफिया के खिलाफ। वहां पर
आपको याद होगा कि आफाक अहमद साहब ने स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जनाब 48 घंटे का मैं टाइम देता हूं। MQM लंदन ने सख्त मौक़िफ़, यानी कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से जो बयानात आए उस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया डंपर के हवाले से। उसी वक्त सिंध गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जनाब जो लोग भी डंपर पर हम पाबंदी लगा रहे हैं और डंपर को इजाज़त नहीं होगी, और इस तरह का उन्होंने बयानात देना शुरू किए। तो उस तरफ उसी वक्त एक डंपर से एक और अफराद की जो है वो जहाँ बाक होने की इत्तलात आना शुरू हुई। वहाँ पर ये मामला चल रहे हैं, एक सियासत उस तरफ रुख अख्तियार कर रही है, दूसरे इनके अख्तलाफात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरफ दे रही है। अब रात गए, फिर राब्तों के मामलात हुए कुछ, लेकिन मामलात तय नहीं हो सके। दरमियान के तमाम दोस्त, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जरा देखिएगा, तमाम सालिस और वो लोग कि जिन्होंने ये इंतजाम करवाया हुआ था वो वहां के फ्लॉप हो गए थे, क्योंकि जो पहले इंतजाम करवाने में जिन लोगों का मेन किरदार था अब वो बैक सीट पर थे। सही है, अब अगला दिन आता है, रात भर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ मामलात होते रहते हैं और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस का चलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आती है अलग कहानी और यहाँ पर आता है नया मामला। पीर का दिन शुरू होता है और पीर के दिन भी कोई मामलात तय नहीं हो सकते, लेकिन MQM पाकिस्तान अपनी जो एक्टिविटीज़ का सिलसिला रखती है और MQM पाकिस्तान में ही मौजूद PSP का भी अपनी एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी होता है और ताहाल कोई कंप्रोमाइजिंग कंडीशन नहीं आ पाती। जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस के मामलात थे वो हल नहीं हो पाते, लेकिन ये बात अब तय हो जाती है। अभी तक सिर्फ एक अहम इजलास हुआ होता है और वो अराकीन असम्बली का, और अराकीन असम्बली का इजलास की कमेटी भी किसके पास है? कामरान टेसौरी साहब के पास। और कामरान टेसौरी साहब की नुमाइंदगी अब कौन कर रहा है? फारूक सत्तार साहब। उसमें अनीस अहम खानी साहब भी बैठे, लेकिन अनीस अहम खानी साहब क्योंकि उसका अब कमेटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आ गए तो कौन रोक सकता है? सही, आ गए तो कौन रोक सकता है? वो दोनों तरफ ही बैठते हैं। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की तरफ से या MQM की तरफ से यह अनाउंसमेंट होता है कि मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो अराकीन असेंबली के साथ होगी और डॉक्टर फारूक सत्तार इसको लीड करेंगे। तो इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो ये वाला पार्ट है उसको संभाले हुए हैं और वहां से अनीस खान खानी इस मामला को संभाले हुए हैं। ये मामला चल रहा है, लेकिन इसमें एक और खबर का मुंसर है क्योंकि बहुत ज़्यादा तवील खबर हो जाएगी ये। मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ, वक्त बहुत कम है, तो कुछ और खबरों पर बात करके फिर इसकी एंडिंग की तरफ मैं चलता हूँ। अब तो एक तरफ ये दावा चल रहा है कि जनाब अब MQM हमारे पास है, दूसरी तरफ ये दावा चल रहा है कि जनाब इस सारे सिलसिले को किस तरीके से करना है। मुस्तफ़ा कमाल के मामला पे चल रहा है। अब एक और मामला शुरू होता है, और मामला शुरू होता है दूसरी तरफ मुल्की सियासी सूरत हाल का सिलसिला शुरू होता है। और मुल्की सियासी सूरत हाल में पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ ज़ाहिर है आपको मालूम है कि मैं, अली सरवर साहब, हम लोग अदालत गए हुए हैं, सिंध हाई कोर्ट गए हुए हैं, और उसमें मामला ये हुआ है कि अब उन्होंने वफाक को नोटिस भिजवा दिया है और 2 हफ्ते का उन्होंने वक्त लिया है, और ज़ाहिर है पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से एक अहम मामला चल रहे हैं। वहीं पर इस्लामाबाद के अंदर वकीलों ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन वकीलों के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जो नए जजेस के तयनाती का मामला था वो कर दिया गया, और वो जो नए तयनाती का मामला था उसमें अहम किरदार जो है वो इस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी अदा किया। अब 6 नए जजेस आ गए। 6 नए जजेस के बाद जो खान सपोर्टिव यूनिट था, यानी इमरान खान का जो सपोर्टिव जजेस का था, वो अब अकलियत में आ गए हैं, और अब अक्सरियत में वो जजेस आ जाएंगे कि जो उस लॉबी का पार्ट नहीं है, कि जो कि खान की सपोर्टिव लॉबी करार दी जा रही थी, यानी कि इमरान खान की सपोर्टिव लॉबी करार दी जा रही थी। दूसरी तरफ ये होता है कि इमरान खान खत पर खत लिखना शुरू किए हुए हैं और उन्हें भी नशा चढ़ गया खत का। तो अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं, ज़रा सुन लीजिए कि वो भी ये कहती हैं कि जनाब अब नए एक और ख़त भी आने वाला है। तो बहरहाल वो ख़त पर ख़त आ रहे हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जी नहीं, इससे पब्लिक राय आमा की तो बात की जा रही है। और मैंने आपसे कहा था कि 8 फरवरी का जो एहतजाज की कॉल है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकेगी, और वही हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ पर अवाम वोट डाल देती है और अवाम वोट के लिए तो अपना हक इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत सारे लोग एहतजाज के लिए नहीं आते, और एहतजाज के लिए आपको एक बड़ा मजबूत तंजीमी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। PTI ने कहीं पर भी अपना तंजीमी स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं किया हुआ कि उस तंजीम के लोग आगे आएँ, फ्रंट पर आकर बड़े मुजाहरों की तरफ जाएँ। यही उनका एक सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त गवर्नमेंट को या मुक़्तदा क़ुव्वतों को हासिल है। एक नुकता यहाँ पर ये रहता है। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं। क्या इन सब मामलात के बाद इस वक्त जो जजेस की तयनाती हो गई है, इमरान खान को जो 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हुई है
उसकी पटिशन भी अभी तक आ नहीं सकी है, जिसकी वजह से उनकी जमानत का सिलसिला भी नहीं हो सका। तो अब ये मामला जा रहा है रमजान के बाद तक। तो खान साहब के हवाले से जितनी भी दावे, जितनी भी बातें, जो भी मामला थे, वो वहीं पर पेंडिंग का शिकार नजर आ रहे हैं और उसमें कोई भी हलचल अभी इस वक्त मौजूदा दौर में नजर नहीं। खबरों तक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे इसमें कोई बड़ी हलचल या बड़ी कोई तूफानी चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। ये हो गया यहाँ तक का पहलू। अब क्योंकि मैं उस खबर को भी समेट लूँ ताकि वक्त को भी मैं देखता देखता हुआ जा रहा हूँ कि कहीं वक्त जो है वहाँ से नजर आए। अब इतलात क्या है हमारे पास? इतलात ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो दो धड़े वाज़े तौर पर इस वक्त तकसीम का शिकार हैं। दोनों धड़ों के दरमियान इस वक्त जो सिलसिला है उसमें ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो किसी ज़माने में इस एमक्यूएम को तस्लीम ही नहीं करते थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो कि दावे करते थे और इनको पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, वो अब ये दावा कर रहे हैं कि जनाब अब एमक्यूएम पर वो होल्ड रखेंगे और अब वो एमक्यूएम उन्हीं की है। उस पर कई जो है वो पोस्टें चल रही है और ये चल रहा है कि जनाब अब इन पर इनकी ख्वाहिशात हैं कि जनाब ये कब्जा कर ले। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि दरहकीकत जो भी सीट्स मिली है वो एमक्यूएम को मिली है, वो पीएसपी को सीट्स नहीं मिली है। उनका दावा एक तो ये, क्योंकि पीएसपी ने अगर खुद से इलेक्शन लड़ती तो शायद उनका एक काउंसलर भी पिछली बार भी नहीं आया था, तो उनके जो एमपी एमएनएस भी नहीं आ सकते थे, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत सीटें 2018 के इलेक्शन में भी अगर किसी ने ली थी तो एमक्यूएम ने ही ली थी। तो दरहकीकत उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अगर वो धड़ा एमक्यूएम के अंदर ज़्यादा ताकतवर हो गया तो शायद एमक्यूएम की जो रही सही भी पोजीशन, अवामी पोजीशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये एमक्यूएम के ही कुछ एमपीएस और एमएनएस के बयानात हैं जो कोट अनकोट मुझे मिले हैं। दूसरी तरफ पीएसपी फैक्टर का कहना यह है, यानी कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के फैक्टर है, उनका कहना यह है कि जनाब अवामी सतह पर हम ज़्यादा बेहतर तौर पर तंजीम साजी कर सकते हैं क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, तो हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ का जवाब ये कि जनाब ये सिर्फ बातें हैं और अगर इन्हें कारकर्दगी दिखानी होती तो ये नज़र आ जाता। अब कारकुनान की वो तादाद इनके साथ मौजूद नहीं है और ना ही अवामी सपोर्ट उनके साथ मौजूद है। एक तरफ ये दोनों मामलात चल रहे हैं और उसकी तरफ से, लेकिन अब इस पे सारी बातें देखी जाती है कि आम तौर पर अब एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसले, शायद ये कहा जाता है, हर जगह ये बात ज़बान ज़द आम है कि मुक़्तदरा क़ुव्वतों के हाथों में है और वो वोट से लेकर हर चीज़ मामलात वो वहीं से होते हैं। क्या ये मामलात अगर हैं तो क्या वहाँ से कोई ऐसे इक़दामात या कोई ऐसी बातें होंगी या नहीं होगी? इस हवाले से रावी ने लिखा है कि वहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की गई है। जो भी मामला हल करने वो इन्हें करने, और जो होते हुए ताहाल जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ पीर का दिन, वक्त 7 बजे का है और इस वक्त तक कोई मामला हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे और ग्रुप इसी तरीके से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहमियत रखेगी कि उससे वाज़े होगा कि क्या मामला होते हैं या नहीं होते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने अराकीन असेंबली वाली कमेटी को लीड कर रहे हैं जो कि बेसिकली कामरान खान टसूरी साहब की टीम है, तो उसमें सूरत हाल क्या होगी हम लम्हा व लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, हमारी गहरी नज़रें इसके ऊपर मौजूद हैं और हमारी जादूगरनियाँ हर जगह पर मौजूद हैं। जो भी होगा आपके सामने हम रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।